Right? So let me to start the topic now, and I'm just going to start and to share my screen with you. Just stay with me, please. Right. So let me to share. Here we go now. It's the nervous system. Yes, here. G, please look at this paragraph now. Today's our topic is about the myelination. I mean, myelinated axon. Today we will discuss about the myelinated axon and saltatory conduction. What does saltatory conduction? आप अगर जो पहला वाला डायग्राम देखें जिसमें माइलिन शीट नहीं था, वो डायग्राम आपको दिखाता हूं पहले। ये देखिएगा, यहाँ आप देखिए कि ये जो आपने डायग्राम देखा है इसके अंदर कहीं भी माइलिन शीट नहीं है, इसलिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह लोकल सर्किट बन रहे हैं। लोकल सर्किट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ लोकल सर्किट? बेटा, लोकल सर्किट का मतलब ये होता है कि जैसे एक जगह पे एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से चार्ज जो है वो रिवर्स हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर पॉजिटिव, जबकि एडजेसेंट एरिया में जहां पे अभी एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहा बल्कि मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में है, तो यहाँ का साइटोप्लाज्म नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं लोकल सर्किट। और सर्किट का मतलब आप जानते हैं कि अब आपने सर्किट कंप्लीट किया, फ्लो ऑफ आयंस शुरू होगी जिसकी वजह से आपको कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो मूव कर रहा है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट में अगर आपने बहुत सारे ब्लॉक सीधे खड़े किए हैं खास डिस्टेंस पे, आपने सिर्फ पहले ब्लॉक को गिराना होगा। व्हेन यू जस्ट पुश द फर्स्ट ब्लॉक, अब वो दूसरे वाले पे गिरेगा, वो तीसरे वाले पे, और वो आगे एक्शन खुद चलता रहेगा। इसके ये एग्जांपल है एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन की। इसका मतलब है स्टिमुलस मेम्ब्रेन की हर जगह पे नहीं आता, सारे चैनल्स को नहीं, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आएगा, वहां वो इसको ट्रिगर करेगा, इम्पल्स जो हमारा जो चार्ज डिफरेंस है उसको रिवर्स करेगा, और उसकी रिवर्सल से जो है लोकल सर्किट बनेंगे। तो जितने लोकल सर्किट होंगे, मतलब यहाँ से चार्ज यहाँ फ्लो हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव वापस हुआ, फिर ये पॉजिटिव है, ये आगे वाले पॉजिटिव में आगे, और इस तरह ये इम्पल्स जो है वो आगे फ्लो कर रहा है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ माइलिन शीट लगा हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, बल्कि रुक जाए, मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक मेरे व्हाइट बोर्ड की से, तो वो ज्यादा क्लियर आपको बता देगा चीजें। आप थोड़ा प्लीज फोकस रहे। ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक एक्सॉन, ठीक है, ये है एक, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, एक्सॉन। और इस वक्त मैं आपसे कहता हूँ कि इसके ऊपर एक माइलिन शीट लगी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइलिन शीट है, दोनों तरफ माइलिन शीट लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह एक और माइलिन शीट यहाँ से शुरू होके आगे जा रहा है और यहाँ खत्म हुआ।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये एक्सॉन है। अच्छा, इसी तरह एक और माइलिन शीथ बना देते हैं। एंड सो ऑन, इस तरह और। ठीक है, अब आप देखिए इसमें वो जगह जो एक्सपोज है, जिसको हम नोड ऑफ रेनवेयर कहते हैं, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह। तो अब आपको जो चार्जेस नजर आएंगे ना, वो सिर्फ इन जगहों पे नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये जगह जो है, इसका जो बाहर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और अंदर नेगेटिव है। इसी तरह यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसी तरह यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। इस वक्त ये मेम्ब्रेन जो है ना रेस्टिंग पोटेंशियल में है। अंदर मेम्ब्रेन नेगेटिव है, -70 मिलीवोल्ट है, बाहर पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई स्टिमुलस आता है, आई मीन यहाँ एक स्टिमुलस आता है, यहाँ पे एक स्टिमुलस आ रहा है, तो वो इस जगह को रिवर्स कर देगा। ऑफ कोर्स रिवर्स करेगा तो जो नया चार्ज बनेगा, मैं इसको रेड से शो कर रहा हूँ, ये जगह हो जाएगा नेगेटिव और ये जगह हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, जो करंट सिचुएशन है। तो इसका मतलब है अब ये यहाँ लोकल सर्किट बना। अब लोकल सर्किट अगर ये ना होता, माइलिन शीट ना होता, तो लोकल सर्किट छोटे-छोटे बनते क्योंकि हर जगह प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ तो कोई प्रोटीन हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीट बना हुआ है या इंसुलेशन है, तो इसलिए आपका जो लोकल सर्किट होगा वो थोड़ा-सा बड़ा बन जाएगा, यूँ। फिर जब ये प्लस होगा, फिर ये नेगेटिव होगा तो ये। इसका मतलब है लोकल सर्किट बड़े होने का मतलब है कि आपका जो इम्पल्स है वो जंपिंग पे जा रहा है, बहुत फास्ट ट्रैक पे जा रहा है। मतलब टू लीप, लीप का मतलब होता है ना बड़े-बड़े कदम, बड़े-बड़े स्टेप उठाना। अब एक आदमी है वो छोटे-छोटे स्टेप ले रहा है और एक आदमी वो बड़े-बड़े स्टेप ले रहा है। तो जो आदमी बड़े स्टेप लेगा वो जल्दी पहुँचेगा, उसकी स्पीड तेज़ होगी, बजाए कि वो छोटे-छोटे स्टेप ले। तो जो आपको वर्ड लगा है ना सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है टू लीप। लीप का मतलब होता है बड़े-बड़े स्टेप लेना। इसपे छोटे नहीं। अगर इसके मुकाबले में मैं आपको बताऊँ कि जिसके ऊपर माइलिन शीथ ना हो, मतलब ये एक और एक्सॉन है और इसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो लोकल सर्किट है ना वो छोटे-छोटे बनेंगे। आई मीन यहाँ प्लस है, फिर यहाँ प्लस है। मेम्ब्रेन के हर जगह चैनल मौजूद है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यहाँ माइलिन शीथ ही नहीं है। तो हमारे पास जो लोकल सर्किट बनेंगे ना वो काफ़ी छोटे-छोटे बनेंगे। आई मीन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई स्टिमुलस आता है, लेट्स सपोज़ करिए यहाँ स्टिमुलस आता है, तो इस स्टिमुलस की वजह से क्या होगा, चार्ज रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये जगह पॉजिटिव हो जाएगी और ये जगह नेगेटिव हो जाएगी। तो अब आपका देखिए स्टिमुलस लोकल सर्किट इतने छोटे-छोटे बन रहे हैं, छोटे-छोटे। आप छोटे-छोटे स्टेप ले रहे हैं और जा रहे हैं और यहाँ पे टू लीव बड़े-बड़े स्टेप ले रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि माइलिन शीथ जो है वो स्पीड तेज़ करता है इम्पल्स का। जितने ज़्यादा माइलिन शीथ होंगे, उतना आपकी कंडक्शन तेज़ होगी। और इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन अगर हो, जिसपे माइलिन शीथ नहीं होती, ये वाली, इसकी स्पीड होती है तकरीबन 0.5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर ये आधा मीटर कवर करता है, इतना स्लो स्पीड होता है इसका। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसकी स्पीड होती है 100 मीटर पर सेकंड। यानी इतनी स्पीड फास्ट ट्रैक पे होता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है। मेरे ख्याल में आप लोग ये बात समझ रहे हैं मेरे, है ना? क्लियर है? अच्छा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसको मैं वापस आपको उस पे लेके जा रहा हूँ, टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ। जी बेटा। तो अब देखिए ना, ये जो आपने देख रहे हैं ये नॉन सॉल्टेटरी है। आई मीन यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है तो आपके सर्किट कितने छोटे-छोटे हैं। टाइम लगेगा इसको पास करने में। जबकि अगर हम सॉल्टेटरी कंडक्शन की बात करते हैं तो वो काफ़ी तेज़ होगा। अब मैं वापस जा रहा हूँ। माइलिनेटेड एक्सॉन एंड सॉल्टेटरी कंडक्शन। Some neurons are myelinated. Their axons have a myelin sheath formed by, अच्छा ये थोड़ा गलत है, by Schwann cells, ठीक है? Schwann cells. इसको शायद कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता तो इसको मैं Schwann cells. Mammals have both myelinated and non-myelinated neuron. दोनों होते हैं mammal के अंदर. The relay neuron in the spinal cord and the neuron of the autonomic nervous system are non-myelinated. Autonomic का मतलब जो reflex actions के अलावा होते हैं. I mean
वो वाले एक्शन जो कि आपकी बॉडी की किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, हार्ट बीटिंग हो गई, ब्रीथिंग हो गई, ये सारी चीजें ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है। तो इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड इसके ऊपर ये चीजें नहीं होती, माइलिन शीथ नहीं होता। द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि ये लंबे लंबे होते हैं, इसको स्पीड तेज करने के लिए जरूरी होती है, इन्वॉल्व इन द टिपिकल स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क आर माइलिनेटेड। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क जो होता है उसके अंदर हमें इनकी जरूरत पड़ती है। और जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारे स्कल के अंदर चीजें हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आई है, तो उसका ताल्लुक ब्रेन के साथ है ना, तो वहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना हमें जरूरत पड़ती है माइलिन शीथ की, ताकि कंडक्शन को तेज की जा सके। तो the myelin sheath acts as an electrical insulator. माइलिन शीथ का काम क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पे काम करता है टू द एक्सॉन मेम्ब्रेन। एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट फॉर्म वेयर द माइलिन इज प्रेजेंट। जहां माइलिन होगा वहां पे, मैंने जैसे आपको बताया अभी डायग्राम में, वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, बिकॉज द मेम्ब्रेन कैन नॉट बी स्टिम्युलेटेड बाय द लोकल इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्यों? and because the membrane cannot be stimulated by the and because sodium ions cannot diffuse into the axon। अब जाहिर सी बात है, जहां माइलिन शीट लगी हुई है, मैं देखता हूँ मुझे यहाँ पे कोई डायग्राम होगा, मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए, ये माइलिन शीट है, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको जी। तो आप देखिए ना, अब यहाँ पे ये सॉल्टेटरी कंडक्शन कहलाएंगे। अगर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है ना, जैसे यहाँ देखो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो सोडियम पोटेशियम या जो भी आयन है या जो भी सोडियम की डिफ्यूजन होगी, जो कि सोडियम असल में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। जब सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर आता है तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अब चूंकि यहाँ माइलिन शीथ है, तो यहाँ पंप्स भी नहीं है, प्रोटीन चैनल्स भी नहीं है, और अगर वो है भी तो इसका फायदा इसलिए नहीं है कि बाहर से आयन कैसे पास होंगे। ऑफ कोर्स मेम्ब्रेन के अंदर का चैनल होगा भी, तो उस चैनल को ऊपर कवर किया है माइलिन शीथ ने, सो देयर इज नो वे फॉर द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन टू बी मूव इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। इसलिए यहाँ पोलराइजेशन नहीं होती, सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर पे पोलराइजेशन होती है। और यही वजह होती है कि हमारी जो वो होती है, माइलिनेशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, कंडक्शन में। तो अब आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं, ये माइलेज को बढ़ा करके दिखाया है। एक्शन पोटेंशियल यहाँ ट्रिगर हुआ है, और ये देखिएगा, ये जो है रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। और अगर आप देखें तो इम्पल्स ऑफ डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं कि इम्पल्स यूं जा रहा है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। सॉरी, साइटोप्लाज्म के अंदर देखना पड़ेगा ना, ये तो बाहर मेम्ब्रेन लगी हुई है, साइटोप्लाज्म भी है अंदर वाली। हाँ, तो ठीक है, यूं इम्पल्स यूं जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, सो लेट्स मूव। इन्होंने मेम्ब्रेन को सर आपसे सवाल है। जी बेटा, सर इम्पल्स की डायरेक्शन पूछिए। कैसे होती है, मतलब जैसे कि देखें लेफ्ट टू राइट भी तो जा सकता था। हाँ, हम हमेशा डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो हम साइटोप्लाज्म को कंसीडर करेंगे, ना कि आउटसाइड मेम्ब्रेन को। अगर आप मेम्ब्रेन, ये असल में मूवमेंट नहीं है, ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ से सोडियम आयन आएंगे तो ये पंप इस तरह कंटिन्यू चलता है, वापस क्यों नहीं आती? क्योंकि आयन यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, और फिर यही आयन यूं मूव कर रहे हैं। तो हम इस मूवमेंट को नहीं देखेंगे, बिकॉज दिस इज आउटसाइड द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर हम देखेंगे, और मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखिए लोकल सर्किट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हम इस तरफ मूव करेंगे, ना कि इस तरफ। हाँ, आपका शायद हो सके सवाल का मतलब ये हो कि एक नेगेटिव तो यहाँ पर भी है, हो सकता है वो यहाँ मूव हाँ कर सके। ये वाला पूछ रहा था। हाँ, ठीक है। उसमें हाँ एक तो क्यों हाँ, नहीं मूव जी, जी, करता। मैं बता देता हूँ 2 बातें। एक तो बात ये है कि एक्शन पोटेंशियल का जो एक्सॉन के अंदर जो या डेंड्रॉन के अंदर जो मूवमेंट होती है इम्पल्स की, वो हमेशा स्पेसिफाइड होती है कि क्या इम्पल्स को नर्वस मतलब आई मीन ब्रेन की तरफ लेके जाना है या रिसेप्टर की तरफ लेके जाना है। जाहिर सी बात है, अगर ये डेंड्रॉन हुआ तो इसका मतलब है यहाँ रिसेप्टर है और आगे सेल बॉडी होगी, और इस इम्पल्स को आगे किसकी तरफ लेके जाएंगे? ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे। तो वो ऑलरेडी डिफाइन होता है, क्योंकि ऐसे एक तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जरूरी नहीं है कि इम्पल्स जो है वो हमेशा जो है इम्पल्स वो यहाँ पर आएगा, बल्कि इनको बताना ये चाहिए था कि दिस शुड बी द फर्स्ट साइट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो बीच में जनरेट नहीं होता, इन्होंने सब ऐसे दिखाया है, लेकिन ये यहाँ पढ़ना चाहिए था पहले पे, इसलिए पीछे कोई चार्ज नहीं होता।
एक बार चलना शुरू हो जाएगा तो फिर वापस नहीं आ सकता। बल्कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन है। लेकिन चूँकि आप जब ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको बताना ये चाहिए था कि जो एक्शन पोटेंशियल है, वो फर्स्ट सेगमेंट पे आना चाहिए था और एक बार जब उसका ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो वापस इसलिए नहीं आ सकता, क्योंकि पीछे का जो लेवल होगा, वो उस वक़्त रिफ्लेक्टिव पीरियड से गुज़र रहा होगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन आप इसको अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डबल बैक की भी बात करते हो तो फिर आप बता सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द एक्सॉन, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो पहले से डिफाइन होती है। अच्छा। जी, यूशा समझ गए? जी, जी। ठीक है, सो लेट्स मी टू मूव नाउ वन्स अगेन, आगे चलते हैं। अच्छा। The myelin sheath act as an electrical insulator to the axon membrane. Action potential cannot form where the myelin is present because the membrane cannot be stimulated by electrical circuits and because sodium ions cannot diffuse into the axon. इसका मतलब ठीक है। And because ठीक है। However, action potential can form at the nodes of Ranvier where the myelin sheath is present. तो जहाँ myelin sheath है, वहाँ पे तो ये present हो सकता है, इसके अलावा वहाँ नहीं। The nerve impulse therefore jumps from node to node. इसका मतलब है node to node jump करेगा तो वो leaps होंगे, तेज conduction होगी। The action potential which forms at one node causes the stimulation of the axon membrane at the next resting node. यानी लोकल सर्किट बन जाएगा। द नोड बिहाइंड इज नॉट, वही आप वाली बात, द नोड बिहाइंड इज नॉट स्टिम्युलेटेड बिकॉज इट इज स्टिल रिकवरिंग। एंड रिकवरिंग तो इसलिए क्योंकि यहाँ से इम्पल्स गुजर चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए इन्होंने जो डायग्राम दिखाया है उसको पीछे वाले पार्ट से नहीं बल्कि शुरू से स्टार्ट कर देना चाहिए था, ताकि फिर ये पॉइंट वैलिड होता, बिकॉज इट इज स्टिल रिकवरिंग एंड इज इन द रिफ्लेक्टिव पीरियड, क्योंकि यहाँ से इम्पल्स गुजर चुका है। This type of conduction is called saltatory from the Latin word saltus, meaning to leap. ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका impact क्या होगा? Myelination का impact क्या होगा? The main effect of myelination, the presence of the myelin sheath, is to greatly speed up nervous conduction. Nervous conduction को बहुत तेज करेंगे. Typical speed are 3 meter per second. Sorry, मैंने 0.5 बताया था, ज़्यादा है. Typical speed क्या है? 3 meter per second है for non-myelinated neuron and 100 meter per second for myelinated neuron. So इसका मतलब है कि कम से कम 33 times इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है इससे। By jumping from node to node, action potential do not have to be formed at all the section of the axon membrane in between the nodes. ठीक है? From node to node, action potential do not have to be formed at all the section of the axon membrane. तो इसका मतलब है कि हर जगह तो नहीं बनेगा, लेकिन ये in between the nodes जरूर बनेगा। The myelin sheath also insulate axon from each other and it is more efficient in terms of ion movement. देखो बेटा, अगर ये शीट नहीं होती माइलिन शीट, तो ये भी पॉसिबल था कि जब आयंस मूव कर रहे होते हैं एक न्यूरॉन से और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ बिल्कुल क्लोजली जुड़ा हो, तो आयंस की डिस्पर्शन हो सकती है, एक से दूसरे में आयन जा सकते हैं। जिस तरह की बिजली की तारें होती हैं, उनमें अगर कॉपर वायर के ऊपर रबड़ की शीट ना हो तो शॉर्ट सर्किट होता है और जो इलेक्ट्रॉन होती है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। इसी तरह जो आयन्स हैं वो भी इसी वे में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, जिससे डिस्टॉर्शंस हो सकती हैं। इसलिए उसको एक माइलिन शीट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। एक और फायदा क्या होगा? अगर माइलिन शीट लगी है तो हमें आयन्स की तादाद भी कम चाहिए होगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सेक्शंस मेम्ब्रेन के ऊपर कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे नोड ऑफ रेनवीयर है और प्रोटीन चैनल और पंप की तादाद आपने इनडायरेक्टली कम कर दी है। तो आपको आयन्स की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे सोडियम और पोटेशियम आयन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि फ्यूअर सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स आर इन्वॉल्व्ड because action potential are not being formed at every point along the axon. क्योंकि axon के हर पार्ट के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा सोडियम और पोटेशियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से भी काम चल जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? जी, इज इट क्लियर?
माइलिनेटेड एक्सॉन एंड सॉल्टेटरी कंडक्शन। समझ आ रहा है बेटा? काइंडली एक्नॉलेज कीजिएगा कि आप लोगों को चीज समझ आ रही है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कम से कम जवाब तो दिया करे यार। सर एक क्वेश्चन था। जी जी मुझको सर मुझे आप बता सकते हैं कि लोकल इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्या मतलब है? लोकल इलेक्ट्रिकल सर्किट की मुराद यही है कि अगर एक मेम्ब्रेन का एक सेक्शन है और उसमें पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं नीचे, तो वो मेम्ब्रेन के उस सेक्शन की जगह को, सिर्फ पूरा मेम्ब्रेन नहीं, उस सेक्शन की जगह अंदर साइटोप्लाज्म के साथ पॉजिटिव हो जाएगी। और जो आगे वाली जगह होगी वहां तो अभी भी पंपिंग काम कर रहे हैं, वो रेस्टिंग स्टेज में है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, सर्किट कहलाएगा। सर्किट किस तरह बनता है? जब वोल्टेज होता है, और वोल्टेज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। तो जब मेम्ब्रेन के अंदर एक सेक्शन पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो कहलाती है लोकल सर्किट। मुश्किल। ओके सर, थैंक यू। जी बेटा, एनी अदर स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? असना, आजम, फराज, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? जी बेटा, समझ आ रहा है? ओके। चलिए, लेट्स मूव डाउन। सो ये तो हो गई सॉल्टेटरी कंडक्शंस की डिटेल। एंड नाउ अब हम आगे चलते हैं। ये इसका डायग्राम भी आ गया सामने, ये भी आपने पढ़ लिया और समझ लिया कि किस तरह सॉल्टेटरी कंडक्शंस होती हैं। अब एक सवाल आता है यूजुअली पास पेपर के अंदर कि ये बताइएगा कि फीचर ऑफ नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स की क्या फीचर है? तो मैं कुछ फीचर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फीचर ऑफ नर्व इम्पल्सिस के अंदर क्या-क्या चीजें हैं? पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? अगर आप ये पता नहीं क्यों पेज यूँ कर रहे हैं, ये आगे आगे भाग ही रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं। इसको मैं थोड़ा-सा और छोटा कर दूँ। अब इट्स ओके, अब सही है। जी, फीचर ऑफ नर्व इम्पल्स के अंदर जो पहला पॉइंट आ रहा है वो है थ्रेशोल्ड एंड द ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स। थ्रेशोल्ड एंड ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब है या तो कोई इवेंट है जो होगा, और या है वो नहीं होगा। मतलब इसके मतलब कोई बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट नहीं है कि ज़्यादा होगा, थोड़ा-सा कम होगा, थोड़ा और कम होगा, इसमें रेंज नहीं है। मतलब एक्शन पोटेंशियल की अगर आप बात करें तो +40 मिलीवोल्ट पे जाके ये रुकता है। मतलब या तो एक्शन पोटेंशियल होगा या सिरे से होगा ही नहीं। ये नहीं हो सकता कि एक्शन पोटेंशियल है, थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, +40 है, +30 है, +20 है, ये नहीं हो सकता। अगर एक्शन पोटेंशियल होगा तो डायरेक्ट +40 पे जाएगा, और अगर नहीं होगा तो वो फ़ील ही नहीं होगा हमें। और थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि थ्रेशोल्ड एक ऐसा अ अ, अगर आप जो दोबारा स्पाइक डायग्राम की तरफ जाएँगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का एक लिमिट है। बेटा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टिमुलस आया, बहुत कमज़ोर स्टिमुलस है, वीक स्टिमुलस है, और उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, आई मीन सोडियम पोटेशियम पंप खोलना शुरू किए। ये दोनों बातें अलग-अलग है बेटा। सोडियम का खोलना, सोडियम अंदर आना साइटोप्लाज्म में, ये अलग बात है, और एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना अलग बात है। देखो क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सोडियम अंदर आ रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट पॉजिटिव करने की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन इनफ सोडियम नहीं आए। जब इनफ सोडियम नहीं आए, तो आपका जो पोटेंशियल है वोल्टेज का, वो -70 से -60 पे आके रुक गया, या -57 पे रुक गया, क्योंकि सोडियम बहुत कम है। अगर और सोडियम नहीं आए, इसका मतलब है एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा।
अब सोडियम चैनल सारे खोलने के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज है और वो है तकरीबन -50 मिलीवोल्ट। अच्छा, अब अगर ये जो -50 का लेवल है ये थ्रेशोल्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर वो आ रहे हैं, सोडियम आ रहे हैं। सोडियम आ रहे हैं, बहुत कम स्टिमुलस कमज़ोर है, लेकिन इतने सोडियम आए कि उसने कम से कम -70 से -50 पे लेके आ गए। -50 पे आने के बाद पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू सोडियम चैनल खुद ब खुद खोलना शुरू हो जाएँगे, ठक-ठक के साथ खोल रहे हैं और आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ऑटोमैटिकली +40 पे गया। मतलब क्या हुआ? अगर आपने थ्रेशोल्ड को टच किया, तो फिर आप लाज़मी +40 पे जाएँगे और अगर थ्रेशोल्ड से नीचे रहे तो फिर नथिंग, कोई चीज़ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा। तो 2 चीज़ें हो गई, ऑल और नथिंग। या तो अगर आप -50 को भी पहुँच गए तो आपका रिस्पॉन्स होगा और अगर आप -50 पे थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुँचे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। देखो, इसलिए वो यहाँ ये बात कह रहे हैं, अ स्टिमुलस मस्ट बी एट और अबव अ सर्टेन मिनिमम स्ट्रेंथ टू कॉज़ द फायरिंग ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। दिस मिनिमम स्ट्रेंथ इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू और वो कितनी है? देखो, enough sodium gates must be opened and enough sodium ion must enter the axon to cause a large enough depolarization change in polarity. If the depolarization is large enough, the full action potential is then fired. अब half action potential तो होता नहीं है, कि सर ऐसा तो नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसा भी होता है कि ज़्यादा फ़ील होते हैं और कुछ कम फ़ील होते हैं लेकिन उसके अंदर मतलब अगर आप समझते हैं कि आपके बालों पे कोई चींटी है वो रेंग रहा है, उसका भी स्टिमुलस होगा या अगर आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आपके सर पे गिरता है तो दोनों में बहुत फ़र्क है, फ़ीलिंग तो दोनों की हो रही है। फिर वो आएगी इन द सेंस ऑफ वेलोसिटी जो मैंने आपसे पहले कहा था फ्रीक्वेंसी की बात हुई थी कल। तो फिर वो अलग चीज़ है, वो फ्रीक्वेंसी है, जल्दी-जल्दी मूवमेंट है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं इसके डायग्राम भी दिखाता हूँ। देखो आगे लिखा है एक्शन एक्शन पोटेंशियल आर ऑलवेज द सेम साइज। इसका साइज चेंज नहीं हो सकता। दे हैव द सेम वैल्यू दैट इज +40 मिलीवोल्ट। A depolarization larger than the threshold does not produce an action potential with a larger value. देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि वो थ्रेशोल्ड से उसने ज़्यादा स्टिमुलेट किया, तो थ्रेशोल्ड से ऊपर भी आएगा तब भी +40 से नहीं जा सकते। हाँ, अलबत्ता थ्रेशोल्ड से नीचे रुकना नहीं चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड से नीचे रुका, तो फिर हमें कुछ भी फ़ील नहीं होगा। मैं इसको ज़रा ग्राफ के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। ये देखिए, ये पहला ग्राफ। क्या लिखा है? वेरी वीक स्टिमुलस। इतना वीक स्टिमुलस है कि सोडियम चैनल खुले नहीं तो सीधा जा रहा है रेस्टिंग पोटेंशियल। ये थ्रेशोल्ड है, डॉटेड लाइन है, ये थ्रेशोल्ड है। तो यहाँ लिखा है वेरी वीक स्टिमुलस। इतना वीक है कि कोई चैनल खुला ही नहीं। नो सोडियम गेट्स ओपन, सोडियम गेट्स खुले ही नहीं, मतलब नो डिपोलराइजेशन, कोई डिपोलराइजेशन नहीं हुई एंड नो एक्शन पोटेंशियल। ऊपर लिखा है नथिंग, कोई चीज फील ही नहीं हुई बिकॉज नो सोडियम गेट्स हैव बीन ओपन। It's a very weak stimulus, so no depolarization. अच्छा, इसी तरह दूसरा ग्राफ देखिएगा, ये देखिएगा। वीक स्टिमुलस, बहुत वीक स्टिमुलस है लेकिन थ्रेशोल्ड को टच नहीं किया। थ्रेशोल्ड को टच नहीं किया तो एक बार फिर आपका क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो नथिंग। देखो वीक स्टिमुलस यहाँ क्या लिखा था? वेरी वीक। यहाँ क्या लिखा है? वीक। तो हम वीक में या वेरी वीक में दोनों हमारे लिए सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये कि यहाँ सोडियम आ तो रहे हैं लेकिन फायदा क्या है? वो थ्रेशोल्ड को टच नहीं कर रहे हैं। सो वीक स्टिमुलस, सम सोडियम गेट्स ओपन्ड, सम डिपोलराइजेशन हो रही है बट डज नॉट रीच थ्रेशोल्ड, लेकिन इनफ नहीं है, सो नो एक्शन पोटेंशियल। इसलिए दोनों के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, नथिंग। इसी तरह अगर हम तीसरा ग्राफ देखते हैं, अब इसको देखें, क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस और इसने थ्रेशोल्ड को जो ही टच किया तो पूरा जाएगा +40 की तरफ और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। देखो साइज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज फिक्स्ड, इट डज नॉट वेरी विद द साइज ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस का साइज कैसा भी हो, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो या वीकर हो, एक्शन पोटेंशियल का जो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं हो सकता, वो +40 होगा। सो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, मेनी सोडियम गेट्स ओपन्ड, enough depolarization to reach threshold, action potential produced.
अब एक और दिखा देता हूँ जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा। Now this is another one very strong stimulus। क्या आप देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका भी +40 है, इसका भी +40 है, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों का साइज सेम रहा है। अलबत्ता वो फिर अलग चीज है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सो वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, depolarization reaches threshold, action potential produced, however action potential is not of larger size। तो इसका मतलब है एक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये नॉर्मल स्ट्रॉन्ग है, और उन दोनों में भी कोई फर्क नहीं है, एक वीक है और एक बहुत वीक है। तो या तो नथिंग या ऑल रिस्पॉन्स। बेटा समझ रहे हो? काइंडली एक्नॉलेज कीजिएगा ताकि मैं अगले पॉइंट पे जाऊं। यस सर, समझ आ गया। ठीक, so nothing or all response, this is the first feature of the axon, yeah, nerve। So all these four belong to the feature of nerve impulse। दूसरी बात हम जो करने जा रहे हैं, ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। द इम्पल्स, इसमें ये नई बात है बेटा, द इम्पल्स इज नॉन डिक्रीमेंटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉन डिक्रीमेंटल। डिक्रीमेंटल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसकी स्पीड कम ना हो रही हो, वेलोसिटी खत्म ना हो रही हो, स्लो ना हो रहा हो। फिजिक्स में आपको बताया जाता है बेटा कि अगर आप मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे साथ रहे, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज फोकस कीजिएगा। जी बेटा, मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाह रहा हूँ अपने वीडियो के हिसाब से, मैं फोकस कर लूँ कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, मूव करते हैं, तो वो थोड़ी देर स्पीड से मूव करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसकी स्पीड स्लो होती जाती है और फिर वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उससे रेजिस्टेंस होती है, जो डिफरेंट फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हैं और उसके बाद जो अपोजिंग फोर्सेस होती है वो उसकी स्पीड को स्लो कर लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है डिक्रीमेंटल, स्पीड हमेशा कम होती हैं, शुरू में फास्ट होती है फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्लो होती हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ फोर्सेस उसको अपोज कर रहे होते हैं। अच्छा, इस वेव के मुतालिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नॉन डिक्रीमेंटल है। ये जिस स्पीड से जहाँ स्टिमुलस आएगा और जहाँ ये रिसीव होगा, इक्वल स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, कभी इसकी स्पीड स्लो नहीं होती, चाहे वो न्यूरॉन कितना बड़ा क्यों ना हो, कितनी लेंथी क्यों ना हो, उसके पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी क्या वजह है? नॉन डिक्रीमेंटल क्यों है? यानी आपके जो टो पे अगर कोई स्टिमुलस आता है, तो आपके टो से लेके आपके बैकबोन तक जो पूरा न्यूरॉन है, उसपे से जो भी इम्पल्स गुज़र रहा होगा, वो सेम वेलोसिटी से गुज़र रहा होगा। उसकी स्पीड कभी भी कम नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि शुरू में फ़ास्ट और आखिर में स्लो था। बेटा मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ ज़रा कॉन्संट्रेट कीजिएगा। बात ये है कि ये जो मूवमेंट हो रही है ना, ये कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये छोटे-छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट है। आपने देखा एक जगह पॉज़िटिव से नेगेटिव, फिर पॉज़िटिव से नेगेटिव, फिर पॉज़िटिव से नेगेटिव। ये मल्टीपल छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जिसको आपने जोड़ा हुआ है। मतलब एक जगह एक्शन शुरू हुआ, दूसरी जगह खत्म हुआ। जहाँ खत्म हुआ वहाँ से फिर शुरू हुआ, यहाँ फिर खत्म हुआ, फिर यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ खत्म हुआ। ये छोटे-छोटे मूवमेंट है जिसको आपने गैदर किया है। ये कोई एक मूवमेंट नहीं है कि एक चीज़ एक जगह से शुरू होके पूरा मूव करके जा रहा है। मैं इसकी एक मिसाल दूँगा, अगर आप इसको ज़रा फ़ोकस करें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। आपने मेक्सिकन लेयर अगर देखी होगी, अगर आप फुटबॉल देखते हैं, कभी फुटबॉल मैचेस के अंदर होती है, ये जो ये जो विज़िटर्स या जो भी आपको कहेंगे, ये जो तमाशाई वहाँ बैठे होते हैं, तो वो करते क्या है कि एक ग्राउंड के एक ख़ास एरिया में कुछ लोग एक साथ खड़े होते हैं और अपने हाथ यूँ उठाते हैं ऊपर, और जब वो हाथ उठाते हैं तो उससे अगले वाला जो स्टेज होता है, वो लोग हाथ नीचे करते हैं। आगे वाले फिर हाथ उठाते हैं, आगे वाले फिर नीचे करते हैं। इस तरह आपको पूरे ग्राउंड में एक वेव बनी हुई नज़र आ रही होगी, जो गुज़र रही होती है अगर आप दूर से देखें। तो वो असल में कोई रियल वेव तो नहीं होती ना। वो एक जगह हाथ उठाते हैं, दूसरी जगह हाथ नीचे करते हैं, तो उनसे एक सेगमेंट बनता है। फिर आगे वाले फिर हाथ उठाते हैं, उससे फिर सेगमेंट बनता है। तो वो इक्वल स्पीड से वो रोज़ आ रही होती है ग्राउंड के अंदर, फुटबॉल मैचेस के अंदर, इसको मैक्सिकन लेयर कहते हैं खास तौर पे। तो वो जो वेव बनती है, वो कोई एक वेव नहीं है, बल्कि वो सेगमेंटल वेव होती है। एक जगह बनती है, एक जगह शुरू, एक जगह खत्म, एक जगह शुरू, एक जगह खत्म। तो ऐसी स्पीड कभी डिक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि वो शॉर्ट सेगमेंटल फेजेज़ पे होती हैं और एक जगह कंटिन्यू होती हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉन डिक्रीमेंटल वेव। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे हो। अब मैं आपको
वहाँ लेके जा रहा हूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस करना है तो प्लीज़ पूछ भी सकते हैं। So look at here now. The impulse is non-decremental. अच्छा, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, क्या मतलब है non-decremental का? Because action potential are generated separately at each section of the membrane as the nerve impulse travel. And because action potential are all or nothing, the impulse stays the same strength. इसकी strength same होगी, चूंकि all और nothing का पहले पढ़ चुके हो कि उसका जो amplitude है उसके पे फर्क नहीं पड़ता। और फिर दूसरी बात है कि वो node to node आ रहा है। The nerve impulse is non-decremental, means does not decrease in strength from one end of the axon to the other because it is made up of multiple segments of the electrical circuits. तो एक सर्किट में जो स्पीड होगी वो हर एक के अंदर होगी, और चूंकि उसके आपस में कंटिन्यू किया गया है इसलिए इसकी स्पीड कम नहीं होगी। ठीक है। तीसरी बात है द रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इम्पल्स। ये तो मैंने पढ़ाया भी था आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड में कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जितना कम होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और इम्पल्स की जो शार्पनेस होगी वो ज्यादा फील होगी। As seen earlier, the maximum frequency depends upon the length of the refractory period, beta. The refractory period is the minimum period between consecutive impulses. दो impulses के दरमियान जो short time delay होता है वो क्या कहलाता है? Refractory period कहलाता है। This allows the body to discriminate between separate stimuli. यानी हमारी बॉडी को enable करते हैं कि वो different stimuli के दरमियान differentiate कर सके कि ये कौन सा stimulus है, ये कौन सा stimulus है। So making coordination more accurate ताकि हमें चीजों को समझने में मदद मिले, हमें समझने में मदद मिले कि यार ये चीज शार्प आ रही है, स्लो आ रही है। आप फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, बैट्समैन एक शॉट लगाता है, अब बॉल हवा में उछलती है। अब आप उस बॉल को देख के भाग रहे होते हैं एक स्पीड से, तो आपके जो इम्पल्सेस होती हैं वो कई जगहों पे काम कर रहे होते हैं। आपकी आई साइट्स जो होती है, उनके जो न्यूरॉन होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और वो जो डिस्टेंस होता है उसको जज कर रहा होता है कि कितना दूर है बॉल, और वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं आपके ब्रेन को साथ कोऑर्डिनेट करता है, ब्रेन के साथ मसल भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। मसल ब्रेन से ये पूछता है कि मुझे कितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। तो ब्रेन मैसेज लेता है आँखों से और आँखें ब्रेन को बता देते हैं कि भई मसल को इतना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जाके वो पहुँचेगा। क्योंकि ब्रेन इन तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है। फिर ब्रेन जो है वो हार्ट म जो हमारे लंग्स होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनको भी कहते हैं कि आपने कितनी मसल उसको कहेगा कि अगर आप मुझे इतनी स्पीड से भेजेंगे तो मुझे इतना ऑक्सीजन और इतना ग्लूकोज़ चाहिए। तो वो ब्रेन इन सब बॉडी ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करता है और तब जाके अपने टास्क को परफ़ॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ आपने बहुत तेज़ भागना है, इसका मतलब है आपको स्टिमुलस बहुत तेज़ ट्रिगर कर रहा है, तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड कम हो। अगर ज़्यादा स्टिमुलाई, ज़्यादा आई मीन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं, तो ये ब्रेन को अवेयरनेस देता है कि दिस सम अर्जेंसी। For example, in a delicate movement of the fingers, such as playing the piano, the muscles of individual fingers need to contract, relax, and then contract again very quickly. आपने एक बार बटन बजाया, आपने अपनी उंगली को रिलैक्स करते हो, दोबारा आपको अगर म्यूजिक बनानी है तो ऑफ कोर्स आपको उसी तेजी से अपने फिंगर्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना पड़ेगा, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव पीरियड उस हिसाब से इसकी मूवमेंट को मेंटेन रखता है। यानी अगर आपकी फिंगर को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो जो आपके एक्शन पोटेंशियल होंगे वो ज़्यादा जनरेट होंगे, वो उस हिसाब से आप अपने फिंगर को अ, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है, आप मल्टीपल नंबर्स, मल्टीपल फुल स्टॉप या कॉमा या कुछ लगाते हो तो उसका एक अलग मतलब निकलता है। इस तरह ब्रेन्स के अंदर भी कमाल है कि वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू काम कर रहा होता है। ठीक है? चलें, आगे चलें। अब देखिएगा, ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है। एक एक्शन पोटेंशियल एक टाइम में आ रहे हैं। कंटीन्यूअस स्टिमुलेशन अगर कोई चीज़ पे बार-बार कंटीन्यूअसली एक्शन करेगा तो ये इम्पल्स 2 एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन से गुज़र रहे हैं। इसी तरह अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इनके साथ तो इससे 3 गुज़र रहे हैं एक वक़्त में। मतलब ये हुआ कि जितने नर्व इम्पल्सेस यानी जितने आपके पास एक्शन पोटेंशियल की तादाद ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और इसका मतलब ये है कि ये आपको बताएगा कि ये शार्प स्टिमुलस है। तो इन तीनों में से सबसे शार्प स्टिमुलस कौन-सा वाला है? ये वाला है। और ये जो टाइम पीरियड है इनके दरमियान ये रिफ्रैक्टरी
पीरियड्स होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड के गैप को जितना कम करोगे, मैं इसको जितना कम करीब करूंगा तो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और हम कहेंगे कि एक्शन जो हमारे पास इम्पल्स है वो ज्यादा शार्प है, आई मीन स्टिमुलस है वो बहुत शार्प है। So the reflective period behind impulse limits the maximum frequency for, जैसे of course अगर आप इस जगह की बात करते हैं तो ये वाला इम्पल्स यहाँ इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि ये क्या होगा, किस रिकवरी स्टेज में होगा, जब भी तो रिफ्रैक्टिव पीरियड है। अब आप चाहे कि इन दोनों को करीब लाए नहीं ला सकते क्योंकि बीच में रिफ्रैक्टिव पीरियड का टाइम होगा, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, behind impulse limits the maximum frequency for nerve impulses. There must be a minimum gap between separate impulses. ठीक है? Frequency is also used to indicate the relative strength of a stimulus. वही बात आ गई. As described above, action potential and hence nerve impulses are always the same size. मैं पहले बता चुका हूँ कि वो +40 से ऊपर नहीं हो सकती, वो हमेशा सेम रहेंगे. Relative size of impulse cannot be used to distinguish between a smaller and a larger stimulus. अगर आप smaller और larger stimulus यानी dull और sharper stimulus के दरमियान फर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए size of the impulse की जरूरत नहीं है कि आप कहें कि इसका size बड़ा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, मैग्नीट्यूड कम है, इस पे डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, frequency of impulse is used instead, बल्कि आप frequency यूज करेंगे. So larger stimuli fire off more impulses per second than smaller stimuli. ठीक है? The body can distinguish the size of the original stimuli from the relative frequencies of the impulses. तो हमारी बॉडी जो है वो फर्क कर सकती है कि size of the original stimulus from the relative frequency of the impulses. कि कितनी स्पीड से impulses यहाँ से गुजर रहे हैं और कितना हमारा जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो कितना शॉर्ट है जो कि फ्रीक्वेंसी को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है. सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर. तो बेटा 3 फीचर्स आपने पढ़े नर्व इम्पल्स के. पहला क्या था? थ्रेशोल्ड, नथिंग और ऑल रिस्पॉन्स. इन थ्रेशोल्ड लेवल समझना था, उस पे पहुंचना जरूरी है और फिर उसका या तो फील होगा या फील ही नहीं होगा. ठीक है? दूसरा आपने क्या बताया? नॉन डिक्रीमेंटल, यानी इम्पल्स की जो स्पीड है वो कभी कम नहीं होती, जिस स्पीड से शुरू है उस स्पीड पे खत्म होगी. उसके मैंने आपको रीजन बताया. क्या रीजन है? क्योंकि ये सेगमेंटल प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की, बल्कि मेनी मल्टीपल सेगमेंट्स है जो कि आपस में जुड़ रहे होते हैं. और तीसरा भी आपने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द नर्व रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द नर्व इम्पल्स के आपस में क्या रिलेशन है. ठीक है, 3 हो गए. चौथा क्या है? स्पीड ऑफ कंडक्शन. सो कंडक्शन को तेज कौन करेगा? ऑफ कोर्स माइलिन शीट करेगा. सो अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स. बेटा लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइलिन शीट नहीं है, बल्कि 4 चीजें हैं जो कि स्पीड ऑफ कंडक्शन यानी इम्पल्स की स्पीड को बढ़ाते हैं. पहला क्या है? डायामीटर ऑफ द एक्सॉन. आपने फिजिक्स में अंदर पढ़ा होगा कि जो थिक वायर होते हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है और जो थिन वायर होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है. जब ये तो थिन वायर जल्दी गर्म हो जाते हैं और रेड हो जाते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है. इसी तरह हमारे न्यूरॉन के अंदर है, क्योंकि यहाँ भी करंट है, कंडक्शन है. न्यूरॉन जितना थिक होगा, जितना उसका डायमीटर ज्यादा होगा, उतना स्पीड ऑफ इम्पल्स तेज होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी. और अगर थिन न्यूरॉन होंगे तो उसमें रेजिस्टेंस का सामना ज्यादा करना पड़ेगा और इम्पल्स जो है वो स्लो होगा. तो द डायमीटर ऑफ द एक्सॉन, द ग्रेटर द डायमीटर ऑफ न्यूरॉन एक्सॉन, जितना ज्यादा एक न्यूरॉन का डायमीटर होगा, द ग्रेटर द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, उतना स्पीड भी ज्यादा होगी, थिन में कम होगी. A larger diameter of axon reduces resistance, कम करेगा resistance to the nerve impulse, और यही वजह होती है कि वो फास्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल एज मेंशन अर्लियर, जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है स्क्विड जो पानी में होता है, have some giant axon. इसके axon giant होते हैं, बड़े बड़े axons होते हैं with a large diameters than the other in their body. Speed of transmission in these giant axon is 45 meter per second compared to a speed of 0.5 meter per second for their other axon. इसके अदर एक्सॉन के अंदर जो स्पीड होती है स्क्विड में वो 0.5 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जिसके अंदर बड़े बड़े एक्सॉन होते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर होता है डायमीटर उसका, उस पे 45 मीटर. तो इसका मतलब है थिकनेस, डायमीटर ऑफ द एक्सॉन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तीसरी चीज है बेटा टेम्परेचर, और फिर माइलिन शीट भी आएगा. ठीक है, तो दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं. पहले हम आते हैं माइलिन शीट की तरफ.
द माइलिन शीट यानी माइलिनेटेड फाइबर्स कंडक्ट इम्पल्सेस फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड फाइबर। वो मैंने अभी बता भी दिया, बताने की दोबारा जरूरत भी नहीं है। बहरहाल द इफेक्ट ऑफ एक्सॉन डायमीटर एंड माइलिनेशन ऑन कंडक्शन स्पीड आर शोन इन फिगर। दिखा देता हूँ मैं कैसे होते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर। Temperature, an increase in temperature can speed up transmission. कैसे? A higher temperature means ion in solution have a greater kinetic energy, and therefore there is a faster rate of diffusion for sodium ions into the axon to chem axon to bring the action potential. To bring the action potential. और आखिर में है concentration. The concentration of sodium ions अगर कम हो जाए, less concentration of sodium ions surrounding the axon because of some illness, कोई बीमारी है, और आयन तो खैर ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है किसी बीमारी की वजह से, तो क्या होगा अगर ये कम हो जाते हैं, can slow down the diffusion of sodium ions, slowing down the formation of the action potential and therefore slowing down conduction. तो ये 4 आपने पढ़े इसके अंदर पॉइंट। हालांकि ये नर्व इम्पल्स का एक फीचर था जिसके 4 कॉन्सिक्वेंसेस थे और वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सॉन डायामीटर के ऊपर अगर आप बात करें, जिसका डायमीटर ज्यादा होता है उसके अंदर इम्पल्स है वो बहुत फास्ट होती है। कैट के अंदर देखें, कैट माइलिनेटेड फाइबर्स है, फ्रॉग माइलिनेटेड फाइबर है, स्क्विड जायंट माइलिनेटेड है तो उसका स्पीड सबसे ज्यादा है। सो कंडक्शन इन 45 मीटर पर सेकंड। अच्छा, कैट चूंकि ऑफ कोर्स एक बड़ा मैमल है, उसकी स्पीड ज्यादा है, हालांकि उसके अंदर जायंट नहीं है लेकिन माइलिनेटेड है, और ये नॉन माइलिनेटेड की स्पीड देखिएगा, इस तरफ फ्रॉग के अंदर देखिएगा। चलिए जी, आखिरी टॉपिक है हमारा फंक्शनल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइनैप्स। लेकिन मैं एक छोटा सा गैप लूंगा फॉर द नमाज पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, एंड आपको मैं वेट करा देता हूँ जस्ट ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स, तो उसके बाद इसको दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है? प्लीज वेट फॉर अस एंड स्टे विद मी। थैंक यू।
So Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome back, students. Kindly please join us. अगर आप कहीं इधर-उधर हैं तो please आ जाइए अपने स्क्रीन के सामने. We are going to start once again from the same point. So please focus कीजिएगा and concentrate कीजिएगा and make sure all of you are here. Yes, I think there's 4 students have been left. 18 students थे मेरे पास, अब 14 आ रहे हैं participants. So kindly inform your friends, just privately inbox them, message them or text them to join us because it's a very, very important topic now जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं. Functional significance of synapse. बस उसके बाद close करेंगे, don't worry इंशाल्लाह. लेकिन ये टॉपिक को grasp करना है. Functional significance of synapse. तो अपना जो है बच्चे यहाँ पे सबको मैं रिक्वेस्ट करूँ कि वो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दे कि वो हमें ज्वाइन करें ताकि उनके लॉस ना हो. ठीक है, यूशा स्पेशली यू थोड़ा सा वॉलंटियरली काम करते हैं तो बता दीजिएगा सबको कि वो हमें ज्वाइन कर लें. ठीक है, लेट्स मूव. So now we will discuss about the functional significance of synapses. Let's move talk about them. क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन क्या है साइनेप्स का? यूनिडायरेक्शनलिटी. अगर साइनेप्स ना होता तो जो हमारा इम्पल्स है वो प्रोपिगेट होता, हर तरफ पास होता. मसलन देखो ना, अगर एक साइनेप्स में एक करंट आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको लेके जा रहा हूँ अपने उस डायग्राम के पास दोबारा ताकि आप इसको जरा सही तरह से समझ सके. ये देखिएगा, मैं इसको जरा मिटा दूं पहले. अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूरॉन है. ठीक है, ये उसकी सेल बॉडी है और ये एक न्यूरॉन है. ठीक है, ये एक न्यूरॉन है और इससे इम्पल्स जा रहा है. यहाँ पर एक और न्यूरॉन है और ये उसकी सेल बॉडी है. अच्छा, अब बात ये है, बल्कि सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा बन गया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ. इसकी सेल बॉडी जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी. ये है इसकी सेल बॉडी और ये इसकी एक्सॉन. ठीक है, अच्छा अब देखें इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है. फॉर एग्जांपल ये यहाँ से आता है ब्रेन से, दिस इज द ब्रेन पार्ट एंड दिस इज द मसल पार्ट. यहाँ मसल है, मसल की तरफ इम्पल्स दे रहा है. तो अब अगर ये साइनेप्स ना होता, अगर ये साइनेप्स ना होता तो क्या नुकसान होता? ऑफ कोर्स ये करंट जो यहाँ आ रहा है अगर ये कंप्लीटली जुड़ा होता तो एक तो इसके ऊपर कंट्रोल ना होता, फॉर स्पीड से पहुंचता. इसलिए ये थोड़ा सा स्पीड को एक छोटे से ऑप्टिमम लेवल पे लेके आएगा, स्लो करेगा. और इसका मतलब ये है कि ये जो इम्पल्स होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा बिकॉज ऑफ दिस साइनेप्स. क्यों, क्या ऐसी वजह है कि जिससे एक डायरेक्शन में जाएगा? बात ये होती है कि ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर केमिकल्स होते हैं. साइनेप्टिक बल्ब के अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. और इन केमिकल के रिसेप्टर यहाँ लगे होते हैं, मतलब यहाँ इसके रिसेप्टर है. यहाँ से केमिकल रिलीज होगा और वो केमिकल यहाँ इसके ऊपर डॉक होगा, यहाँ ऐड होगा. अब जाहिर सी बात है ये कहलाती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये कहलाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे के अंदर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं. और जाहिर सी बात है ये इम्पल्स वापस इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर है ही नहीं और इसकी रिसेप्टर भी यहाँ नहीं है. तो एक यूनिडायरेक्शनलिटी इन द सेंस, क्योंकि हमेशा याद रखो कि हार्मोन आई मीन न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस एक न्यूरॉन के ऊपर है और उसकी रिसेप्टर दूसरे पे है, तो हमेशा इसका इम्पल्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा यूं ही रहेगा, कभी वापस नहीं आ सकता. क्योंकि जाहिर सी बात है इसको डिफ्यूजन के थ्रू पास होते हैं और डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, इसमें टाइम लगेगा. तो यहाँ से वो डिफ्यूज होकर यहाँ पहुंचेंगे. मतलब ये जो यहाँ से रिलीज करने का प्रोसेस है वो तो एक्सोसाइटोसिस है. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, बल्कि काम कर लेता हूँ, रुक जाए थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ मजीद क्लियर.
हसन अपना माइक प्लीज बंद कीजिएगा अगर आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, प्लीज डिस्ट्रॉशन हो रही है। थैंक यू। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसका रियल असल में इससे पिछले पहले एक टॉपिक था, वो अगर आप पढ़ते तो ये आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता, लेकिन बहरहाल खैर चले मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये अब आपको दिखा देता हूँ, प्लीज लुक एट दिस वन। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यस यस, नाउ इट्स क्लियर, it's clear now, it's clear now. So let's move here. So here we go now. मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जी। Look at this diagram. ये डायग्राम देखिएगा, ये न्यूरॉन एक आ रहा है जो कि खत्म हो रहा है यहाँ पे। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और ये कौन सी है? ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको ये जो सर्कल नजर आ रहा है ये वेसिकल्स है, और इन वेसिकल्स के अंदर मौजूद है न्यूरोट्रांसमीटर जो एक किस्म का केमिकल होता है। ये एक्सोसाइटोसिस से उस केमिकल को यहाँ रिलीज करते हैं जो कि साइनेप्स हैं, गैप्स हैं इनके दरमियान। और इस पोस्ट मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ रिसेप्टर लगे होते हैं, उस रिसेप्टर के अंदर ये केमिकल डॉक होते हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिकल चार्ज जो था वो केमिकल फॉर्म में चला गया। आई मीन यहाँ तो इम्पल्स आ रहा था पूरा, वो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था। इलेक्ट्रिकल फॉर्म ने क्या किया? केमिकल चेंज लेके आया। कैसे? केमिकल को रिलीज करवाया इस गैप के अंदर, और इस गैप में जब वो रिसेप्टर के ऊपर लगेंगे तो सिग्नलिंग शुरू हो जाएगी। उस सिग्नलिंग से आगे फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो यहाँ का जो एक्शन पोटेंशियल जिस ट्रेंड से आ रहा था वो तो यहीं खत्म हुआ। उसने यहाँ इस न्यूरोट्रांसमीटर की तौर दूसरा नर्व जनरेट किया, आई मीन दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। तो हर साइनेप्स के ऊपर नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इसलिए तो उसकी स्पीड खत्म नहीं होती, स्लो नहीं होती। और दूसरा उसका डायरेक्शन हमेशा यूं होगा, क्योंकि यूं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो न्यूरोट्रांसमीटर है नहीं कि वो वापस जा सके, इसलिए हमेशा यूनि डायरेक्शन में होगा। अच्छा, साइनेप्स हम इन दोनों मेम्ब्रेन को मिला के कहते हैं, ये पूरी जगह साइनेप्स है। ये साइनेप्स नहीं है, आपको ओलियो ने कहा था कि इस गैप को साइनेप्स कहते हैं। इस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। और साइनेप्स क्या होता है? पोस्ट मेम्ब्रेन, प्री पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लिफ्ट और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तीनों को मिलाओगे तो ये साइनेप्स कहलाएगा। ये जगह पूरा साइनेप्स है, ये दोनों मेम्ब्रेन भी शामिल है और क्लिफ्ट भी शामिल है, तो ये साइनेप्ट है। ये है साइनेप्स, और इसका जो सिर्फ गैप है ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट होती है। तो यूनिडायरेक्शनलिटी का मतलब होता है कि चूंकि साइनेप्स मौजूद होते हैं इसलिए न्यूरॉन कभी वापस जा नहीं सकता। एक साइनेप्स से जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें पोस्ट में इसी तरह आएगा कि वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू आएगा। तो यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा वही लेके चल रहा हूँ। Unidirectionality. Synapses are one way. They can only transmit impulses in one direction. क्यों? This is because तीन reason है. The neurotransmitter is only produced on the presynaptic side. ठीक है? Only the postsynaptic membrane has the receptors for the neurotransmitter. सिर्फ उसके ऊपर लगे होते हैं। और तीसरी बात, the neurotransmitter crosses the cleft by diffusion and must diffuse down a concentration gradient from high to low. तो ऑफ कोर्स न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा कहाँ होंगे? प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, पोस्ट के अंदर कम होंगे, तो उसकी तरफ ट्रैवल करेंगे डिफ्यूजन से, इसलिए हमेशा यूनिडायरेक्शनलिटी होगी। ठीक है? So the unidirectional nature of synapse impose one-way transmission on the whole of the nervous system. This means nerve transmission is more controlled. It avoids impulses spreading in all direction, which would be inefficient and potentially dangerous. That's very important कि ये यूनिडायरेक्शनलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी बात क्या है? फटीग। फटीग से क्या मुराद होता है? Synapses protect nerve network and effectors from overstimulation. देखो ना, अगर ये इम्पल्स, अगर बीच में ये जो गैप है ये ना होता, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट, तो ओवर स्टिमुलेशन होती। इसलिए ये एक मजीद एक और डिले, एक तो होता है रिफ्लेक्टिव पीरियड जो कि न्यूरॉन जो कि उसके अंदर होता है, न्यूरॉन के अंदर ही होता है। और यहाँ जो है ये एक और डिले है जो कि कौन कॉज कर रहा है? साइनेप्टिक
क्लिफ कर रहा है. So the continuous use of a synapse to transmit an impulse means that eventually supplies of neurotransmitter are exhausted. सही है? So the neurotransmitter cannot be recycled quickly enough, and not enough is present in the synaptic bulb to carry the impulse across the cleft. The synapse is said to be fatigued. क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि आपको पता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कहाँ होते हैं? ये प्री सिनेप्टिक बल्ब के अंदर होते हैं, यानी जो न्यूरॉन आ रहा होता है. अगर कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन होगी, अच्छा फिर ये रिसाइकल होते हैं, यानी जब पोस्ट के रिसेप्टर के ऊपर ये अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पोस्ट को वापस छोड़ना होगा अगले स्टिमुलस के लिए. अब ये इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा, इसमें टाइम लगता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. तो जब डिफ्यूजन प्रोसेस होगा और आप बार-बार स्टिमुलेशन करते हैं, तो अगला स्टिमुलस अगरचे न्यूरॉन से पास भी होगा, वो उस गैप को पास करने नहीं देगा, बिकॉज़ न्यूरोट्रांसमीटर को वापस आने में टाइम लगता है. सो इट इम्पोजेस अ डिले ओवर द न्यूरॉन. सो फटीग से बचा, मतलब ताकि नर्व्स हमारी फटीग ना हो. होपफुली ऑल ऑफ यू आर गेटिंग. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? समझ रहे हो? Right. And then the third one is the filtration filtering out of low level stimuli. अगर बहुत लो स्टिमुलस होगा तो वो बहुत कम न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करेगा और वो इतना कम न्यूरोट्रांसमीटर होगा कि वो आगे एक्शन पोटेंशियल को जंप करने नहीं देगा. तो आपने उसको फिल्टर किया. इसका मतलब है many low level stimuli, the background noise of traffic 1 mile away, are filtered out. Only small amounts of neurotransmitter are released, and these are not enough to cause an impulse in the postsynaptic neuron so that the information does not travel further than the synapse. This helps क्या करेगा? This helps to prevent the nervous system from being overloaded. जो जिस impulse का हमें जरूरत नहीं है उसको ये filter कर देगा, allowing it to concentrate on more important stimuli. मेरे ख्याल में आप लोग एक-एक करके भाग रहे हैं जो मुझे नजर आ रहा है. तादाद कम हो गई है बच्चों की. So yes, I think it's enough for today, and definitely we will discuss it in the next class on Monday. But we have usually 18 students in the class, but now it's 12. 6 students are not here. So I'm just going to close this topic, and inshallah then we will discuss in the next class. Thank you very much. See you in the next class. Allah Hafiz.